बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। इस सत्र के चौथे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने करप्शन को लेकर सरकार पर हमला बोला। विरोधी वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। अब देखना है कि आज सत्र के आखिरी दिन सदन में क्या कुछ होता है। तो आपको बता दें कि लगातार शीतकालीन सत्र में हंगामे का दौर जारी है। विपक्ष और पक्ष के बीच लगातार तीखी नोकझोंक, तीखी बहस देखने को यहां पर मिल रही है। और विपक्ष जिस तरह से करप्शन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वैसे ही सरकार की तरफ से भी लगातार विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सफाई की मांग की जा रही है। शौचालय घोटाले को लेकर काफी कुछ विपक्ष ने हंगामा किया। वहीं इसके अलावा जो दूसरे घोटाले हुए हैं उनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर शीतकालीन सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। आज आखिरी दिन है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या आखिरी दिन सत्र सुचारू रूप से चलता है, क्या कुछ विधेयक पेश किए जाते हैं, और तमाम चीजों को देखना होगा, या फिर आज भी विपक्ष की तरफ से जबरदस्त हंगामा होगा और सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए हमारे संवाददाता। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहा, आज आखिरी दिन है, क्या ये माना जाए कि आज सदन सुचारू रूप से चलेगा और कुछ काम होगा सदन में? देखिए, हंगामे होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष की रणनीति है कि प्रश्नकाल तो चलेगा लेकिन उसके बाद हंगामा होगा। और आज आखिरी दिन है और सरकार दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण है। एक जो निजी विद्यालय हैं उनकी फीस और उनकी मनमानी पर एक विधेयक है, और 7 निश्चय को लेकर के एक ध्यानाकर्षण है, और द्वितीय अनुपूरक बजट, फिर विनियोग विधेयक। ये तमाम जो विधायी कार्य हैं वो होने हैं। सरकार अपने विधायी कार्य जो हैं वो तो कर लेती है, लेकिन बाकी जो जनता के जो सवालात हैं उनके जवाब ठीक से नहीं आ पाते हैं। हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। विपक्ष सवाल तो उठाता है लेकिन जवाब या तो नदारद रहता है या फिर विपक्ष जवाब नहीं ले पाता है। विपक्ष जो भी प्रश्न विपक्ष के द्वारा या किसी माननीय सदस्य के द्वारा कोई प्रश्न सदन में उठाया जा रहा है, उसका एक एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। और आपने कल देखा होगा कि 3 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित हुए हैं, और तीनों प्रश्न में जितना सरकार जवाब दी है, तीनों प्रश्न का जवाब दी है, और जितने माननीय सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे हैं उसका भी सरकार ने उत्तर दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार जवाब नहीं दे रही है? सरकार तो जवाब दे रही है। विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था पर सरकार का वक्तव्य सदन में आए, धान खरीद घोटाला जो है उसको लेकर सरकार का जवाब हो। आज आखिरी दिन है, क्या ये जो 2 मसले, इन दोनों मसलों को लेकर बहुत पहले दिन से ही हंगामा बरपा रहा है, विपक्ष मांग करता रहा है, क्या ये 2 मसले जो हैं, कानून व्यवस्था और धान खरीद घोटाला, बड़ा मसला है बिहार का, क्या इन दोनों मसलों पर आज सरकार का जवाब होगा आखिरी दिन? देखिए, सदन के बाहर कोई सवाल उठाना अलग बात है और सदन के अंदर बात उठानी दूसरी बात है। सदन में जो भी बात उठेगी, जो भी प्रश्न उठेगा, उस सदन के नियमावली के हिसाब से सदन में लाए जाते हैं। और अगर कोई मेंबर सदन में बगैर नियम का कोई सवाल उठाते रहेंगे तो उसका सरकार जवाब नहीं दे सकती है। नियम के हिसाब से अगर किसी प्रश्न को लाएंगे तो उसका सरकार जवाब देती है। जैसे आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, एक परंपरा रही है कि अगर पूरे सत्र के दौरान किसी विशेष मसले को लेकर हंगामा बरपा होता है, उस पर सरकार और सरकार के मुखिया की तरफ से जवाब होता है। क्या आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री का इन मसलों पर जवाब होगा? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो राज्य के ज्वलन सवाल है, अगर उस पर ध्यान आकृष्ट करेंगे विपक्ष के लोग तो उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन विपक्ष का जो काम है, विपक्ष जिस तरह से उन सवालों को उठा रहा, अब कार्यस्थगन ला रहा है।
अब उनको लाना चाहिए था नियम 105 में, नियम 43 में देना चाहिए, विशेष बहस के लिए देना चाहिए। अगर वो विधि व्यवस्था का सवाल उठाना चाहते हैं तो उसको लाना चाहिए। लेकिन अभी तो ध्यानाकर्षण में ये धान खरीद के मामले आए थे और उस पर आरजेडी के 6 माननीय सदस्यों का हस्ताक्षर था और उस पर कांग्रेस लेकिन सरकार का जवाब नहीं आया। धान खरीद घोटाला इतना बड़ा मसला है, पूरा बिहार प्रभावित है, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार का जवाब तो नहीं हुआ। कल सरकार का जवाब आया, सरकार ने जवाब दिया और रामदेव राय जी जो कांग्रेस के एमएलए हैं उन्होंने भी प्रश्न को पूछा, जो माले के सदस्य हैं उन्होंने भी प्रश्न को पूछा, उनका एक एक प्रश्नों का जवाब दिया धान की खरीद पर और किस तरह से धान खरीद हो रही है उसके बारे में बताया। लेकिन आरजेडी जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है उनको मोहलत नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है, बेल में जाने का उनको फुर्सत है, लेकिन इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न का उनको नहीं हुआ। एक सवाल का जवाब आप दें कि क्या जो सत्र बुलाए जाते हैं, सदन की कार्रवाई चलती है, क्या सरकार या सत्ता पक्ष की सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश होती है कि हमारे जो बिजनेस है, हमारे जो विधायी कार्य हैं वो कैसे भी उस पर मुहर लग जाए, विधेयक पारित हो जाए, उसमें संशोधन आए ना आए, कट मोशन आए ना आए, हमारे विधायी कार्य जो हैं वो निपट जाएं, जनता के सवाल भले अनुत्तरित रह जाएं, सवाल उठे न उठें, हमारे बिजनेस जो हैं वो पारित हो जाने चाहिए। सत्ता पक्ष की सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश होती है और विपक्ष की क्या सिर्फ ये कोशिश होती है कि हंगामा खड़ा करें? नहीं, ऐसा नहीं है। सदन चले हैं, सदन में प्रश्न पूछे गए हैं, सदन में प्रश्न उत्तरित हुए हैं, चाहे अल्पसूचित प्रश्न हो, चाहे तारांकित प्रश्न हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, ये प्रश्न उत्तरित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पहली परीक्षा में रुझानों में पास होते दिख रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव में 16 नगर निगम में मेयर की 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दिलचस्प यह है कि बीएसपी का हाथी साइकिल से तेज दौड़ रहा है, या यूं कहें कि साइकिल पंचर होती दिखाई दे रही है। 4 सीटों पर बीएसपी के मेयर उम्मीदवार आगे हैं। नेपाल से सटे सीतामढ़ी के आसपास के थानों के लिए नेपाल आने जाने वाली गाड़ी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गए हैं। जी हां, इस इलाके में हर आने जाने वाली गाड़ी से अवैध वसूली की जाती है और धमकी किसी गुंडे की नहीं बल्कि पुलिस की दी जाती है। नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाके में हर रोज नोटों की बारिश होती है। हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। दुकानदार के है मोबाइल बंद करो। होने से ले लिया खाली घरे से मांग लिए हमको गलत काम अब पूछो तो के दुकानदार दे छै माल है दे दे यहाँ के न विश्वास है, फोन से संपर्क करूँ तब हमरा ढवा दे। हमको ब्लड प्रेशर बढ़ने को 17 साल से कौन थाना परिहार के। अब आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि ये शख्स पुलिस के नाम पर नेपाल से आने जाने वाले गाड़ियों से वसूली कर रहा है और अगर आपने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आपकी गाड़ी का यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग रेट फिक्स है। 30 से लेकर 100 रुपए तक का टैक्स या यूं कह ले कि गुंडा टैक्स यहाँ देना पड़ता है। लेकिन जब ईटीवी की टीम पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची तो शख्स के सुर ही बदल गए। एक झटके में पलटते ही ये शख्स पैसे लेने की बात से इनकार करने लगा। कौन लेता है पैसा? लेता ले रहे थे पैसा ना, तो हम कहा लिए हैं, पूछे तो अभी हम लेबो नहीं किए। किस एवज में पैसा लेते हैं? किस एवज में लेते हैं? वो पूछा जाए ना सर, ड्राइवर से सर पूछा जाए। क्या ड्राइवर से सर पूछा जाए, हमको भैया देना चाहे हम लेते भी नहीं है यहाँ। क्यों देता है? आपको देना क्यों चाह रहा है? तो पूछे ना क्यों, कल हमें देख रहा हो। नेपाल आने जाने वाला हर शख्स इस गुंडा टैक्स से परेशान है। ये रोड पास कराने के नाम पर हर गाड़ी से जबरन वसूली करता है। आते हैं तो 50 रुपया लेते हैं जबरी। हमेशा लेता है। हाँ, कई बार आप दिए हुए हैं?
4-5 बार आए होंगे। तो क्या कह के लेता है पैसा? कभी दूसरा आदमी भी रहता है। हाँ, कोई लड़का टाइप का रहता है, हम लोग से बड़ा है। हाँ। थाना खर्चा बोल रहा है, से थाना खर्चा यहाँ से लिया जाता है 50 रुपया हर गाड़ी से और 30 रुपया टेम्पू से, और न देने पर कहता साइड लगाओ ये करो, 10 रंग की बात जोता रहता है। वो कहता से थाना खर्चा है यहाँ का। अब जरा उस परिहार थाने के थानेदार का बयान भी आपको सुनाते हैं, जो इससे खुद को पूरी तरह से अनजान बता रहे हैं, जबकि परिहार थाने के नाम पर यह शख्स पिछले 17 सालों से वसूली करता आ रहा है। वो पैसे की वसूली कर रहा है, तो वो शख्स तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले वहाँ जाकर के हम पता लगाते हैं, सिविल में खुद हम जाएंगे, जाकर खुद पता लगाएंगे, सत्यापन करेंगे। यदि कोई सामने यदि आ जाएगा उसके विरुद्ध बाय नेम FIR करके उसको मैं जेल भेजूंगा। आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है। वाह थानेदार साहब वाह, 17 सालों से आपके इलाके में अवैध वसूली हो रही है और आपको इसकी खबर तक नहीं। और अब जब मीडिया ने पहल की तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। खैर, आप क्या कार्रवाई करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ये तो तय हो गया कि आप नेपाल जाए या वहां से आए। बिहार में दाखिल होने के लिए आपको बकौल गुंडा टैक्स या पुलिस टैक्स देना ही पड़ेगा। राकेश, ETV न्यूज, सीतामढ़ी। दुकानदार के तो आपको बता दें कि आपने देखा किस तरह से यहां पर अवैध वसूली चल रही है, और हैरानी की बात यह है कि 17 सालों से ये वसूली की जा रही है, लेकिन पुलिस को खबर नहीं है, जबकि ये वसूली पुलिस के नाम पर ही, थाने के खर्चे के नाम पर की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवैध तरीके से यहां पर वसूली की जा रही है। और हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं सीतामढ़ी से। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस हालांकि इनकार कर रही है, लेकिन अब इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद या पुलिस की जानकारी में इस बात के आने के बाद से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि कल जब हमने थानाध्यक्ष से बात किया तो उन्होंने पूरे मामले से पूरी तरीके से अनभिज्ञता जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो कोई यह कर रहा है पुलिस को बदनाम करने की साजिश कर रहा है और इस मामले में अविलंब कार्रवाई होगी, नेम FIR दर्ज किया जाएगा और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यह काम पिछले 17 सालों से हो रहा है और बड़े मजे के साथ सार्वजनिक रूप से वाहनों से अवैध राशि की वसूली होती है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस को इसकी खबर नहीं है, क्योंकि बाज़ाब्ता वह बीच सड़क पर खड़ा होकर आने जाने वाले जितने भी वाहन है उससे पैसे की वसूली करता है और कोई उसका विरोध भी नहीं करता है, आसानी से उसको पैसा देता है। सब जितने भी गाड़ियां हैं सबके अलग अलग रेट फिक्स है और उस तरीके का पैसा वहां दिया जाता है, उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने का क्या परमिशन दिया जाता है। जी राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये किस बात के लिए वसूला जाता है? हालांकि ये अवैध है, लेकिन क्या नेपाल जाने वाली गाड़ियों को वसूला जाता है या वहां से जो गाड़ियां भारत में प्रवेश करती हैं उनसे भी वसूला जाता है? जी, निश्चित रूप से जो गाड़ी नेपाल जाने की तरफ होता है उससे इस तरह का पैसा वसूला जाता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी में किसी न किसी तरह का लोचा जरूर होता है, किसी के फिटनेस फेल होते हैं या कोई इंश्योरेंस किसी गाड़ी का फेल होता है, तो जो वाहन मालिक होते हैं वो डर से उससे पैसे का भुगतान कर देते हैं और जो नेपाल जाने वाले वाहन होते हैं उन पर माल लदा रहता है, भारतीय माल लदा रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कानूनी अड़चने होती है कि उनको नेपाल ले जाने की परमिशन नहीं होती है, किसी और तरह की भी कई तरह की बातें होती है, जिसके कारण जो वाहन मालिक है वो डर के कारण वो पैसा बड़ी आसानी से भुगतान कर देते हैं। और यह पिछले 17 सालों से हो रहा है। मैं आपको सबसे आश्चर्यजनक वाली बात बता दूं, पिछले 17 सालों से इस तरह का काम हो रहा है और पुलिस प्रशासन कहते हैं कि उनको इसकी भनक तक नहीं है, तो यह बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, बिहार में बहार है, सरकार और उनके सेपासालार से न जाने दिन में कितनी बार ये बातें सुनाई देती हैं, लेकिन इसी राज्य में मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा की एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित लड़की का लाचार अंधा पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मिलेगा अंधे को न्याय। 70 दिन पहले बेटी के साथ हुआ रेप,
गांव के ही मुखिया पर लगा है रेप का आरोप। दर दर की ठोकरें खा रहा पीड़ित पिता। आंखों में रोशनी नहीं लेकिन आंसुओं का सैलाब है। दिल में जमाने भर का दर्द है। कपकपाते होंठ से बस न्याय की गुहार लगा पाते हैं। सामने जो भी मिलता है उसके कदमों में आसरा तलाशते हैं। फिर आरज़ू, मिन्नत और कलेजे को चाक कर देने वाली दास्तान सुनाते हैं। हाथ में प्राथमिकी और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी दिखाकर न्याय मांगता ये पिता थक चुका है। इनकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही दबंग मुखिया ने दुराचार किया है, लेकिन इस अंधे के लिए अंधा कानून कुछ नहीं कर पा रहा। और तो और हरनौत के चेड़ो पंचायत का आरोपी मुखिया धमकी भी दे रहा है। आत्महत्या कर लेंगे हम लोग सातों परिवार। जिंदा रह के क्या करेंगे सर? इनके साथ साथ हम जब किसी के बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाए उससे बड़ा और सजा क्या हो सकता है? आपको गोली मार देता सर, हम दिव्यांग है तो उतना कष्ट में नहीं है जितना अभी कष्ट में है। धमकियां भी मिलती हैं आप लोग? धमकी भी मिलती है। स्कूल से आने जाने के क्रम में उसका कुछ आदमी रहता है, वो बोलता है कंप्रोमाइज 10 लाख में कर, 20 लाख में करना तो जय माँ ऊपरे, ऐसे ही बोलता है। सुशासन है ये बिहार में। सुशासन के ढिढोरा पीटे जा रहे हैं नीतीश बाबू। कहते हैं देश विदेश में भी हमारा नाम हो। दिव्यांगों के प्रति इतना बड़ा अत्याचार हो, ये कौन सरकार है? ये तो निकम्मी सरकार है। ये लाचार अंधा पिता चंद लोगों को जुटाकर अपनी पीड़ा सुनाता है, लेकिन इसकी कवायद अंधों के शहर में आईना बेचने जैसा ही है। 70 दिनों से न्याय की जंग जारी है। महिला थाना ने भगा दिया, एसपी ने जेल भेज देने की धमकी दी, सीएम से मिलने की तमाम कोशिशें बेकार हो गयी। कहीं फटकार मिली, कहीं दुत्कार। थक हार कर लालू प्रसाद के आवास पर डेरा जमा दिया। न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर लालू जी कोशिश करते हैं। ब्लाइंड लोग आया है यहाँ पर, ब्लाइंड लोग चेहरों में कुमारी को रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया शायद, और वो उस पर कार्रवाई मैंने एडवांस में उसको मतलब बेल भी हो गया, और मतलब गया था। आप शायद बोलेंगे बंद कर देंगे, भागो यहाँ से। एसपी साहब के जवाब से लालू यादव संतुष्ट नहीं है। आदेश देते हैं आईजी नैयर साहब को फोन लगाओ। फोन लगाया जाता है। तो लोग आप बात सुन लीजिए ना पिटीशन। हाँ ऑफिस में अभी हाँ इसको देख के इसको प्रोटेक्शन, इसको कहता कि जान मरवा देंगे। हाँ अभी हम भिजवाते हैं ऑफिस पर। आप लोग जाओ आईजी के ऑफिस में। सरकार ने मिलना स्वीकार नहीं किया, लेकिन लालू जी की सहानुभूति के चंद शब्द इस अंधे के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी है। लालू प्रसाद पीड़ित को आईजी साहब के पास भेज देते हैं और फिर सरकार को दम भर कोसने बैठ जाते हैं। उन्हीं के जिला के, उन्हीं के नजदीकी लोग पैरवी कर रहे हैं। हरि नारायण सिंह और ब्लाइंड जो आया था लड़का, इसके बेटी के साथ रेप कर दिया, माइनर बेटी के साथ रेप कर दिया चेरो खरवारा चेरो में वहाँ पे, और उसकी गिरफ्तारी समय पर नहीं हुई। नालंदा एसपी भी दूर काट के भगाते रहे। कल नीतीश कुमार साथ गए थे कोई फंक्शन में, वहाँ पर भी इन लोगों को बंद कर दिया गया, अलग बंद कर दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। ये देशभक्ति है क्या? दबंग मुखिया राकेश पासवान के खिलाफ न्यायालय ने कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया। उसके दरवाजे पर इश्तेहार भी चस्पा हुआ, लेकिन ना तो कुर्की हुई और ना ही गिरफ्तारी। अब मामला हुक्मरानों के पास पहुंचा है, तो उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ईटीवी न्यूज के लिए पटना से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।